केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाले टॉपिक के अंतिम छोर पर ले चलते हैं आपको। एंड विद दिस आई वेलकम यू ऑल in this class of statistics, and the topic which we are discussing is measures of central tendency, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और उसमें हम आज आपको इसके अंतिम हिस्से पर बात करने जा रहे हैं आपसे, और वो अंतिम हिस्सा है भूयष्ठक या बहुलक, जिसको अंग्रेज़ी में मोड कहेंगे। It is calculation of mode। बहुलक की गणना ये बहुत सिंपल भी है और कभी कभी बहुत परेशान भी कर देता है। दोनों ही स्थितियाँ हैं। जनरली सिंपल होगा, सबसे सिंपल ही मोड होता है, परंतु क्वेश्चन की स्थिति पर डिपेंड करता है। कभी बड़ी परेशानी भी पैदा कर देता है, पर कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, शायद आपको याद होगा कि हमने बिगिनिंग में जब टॉपिक को शुरू किया था तो बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप्स का क्या मीनिंग होता है। और जब ये बात की जा रही थी तब ये बताया गया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब होता है कि दी गई सीरीज़ या दिए गए डेटा या दिए गए फिगर्स में से किसी एक प्रतिनिधि अंक को चुनना। वह अंक प्रतिनिधि अंक कहलाएगा जो पूरी सीरीज़ को सही ढंग से रिप्रेजेंट करता हो, उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो, अर्थात सबकी बातों को समाहित करता हो, उसमें इंक्लूडेड हों सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी के गुण उसमें हों। याद कीजिए, मैंने ये भी बताया था कि जिस प्रकार से हमारे एमएलए, एमपीज़ और पार्षद इत्यादि का चुनाव होता है, चुनने का हमारा अपना तरीका है कि वोट डालेंगे और जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही हमारा प्रतिनिधि होगा। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आप जानते हैं बहुत से अच्छे लोग भी चुने जाते हैं और बहुत से बाहुबली लोग होते हैं जिनका कि बैकग्राउंड किसी और प्रकृति का होता है, असामाजिक तरह का होता है, वो भी चुन करके आते हैं। तो ये अपने इस चुनाव प्रणाली की एक खामी ज़रूर है, पर चुनने का तरीका तो ये वो चुन करके आते हैं। और एमएलए, एमपी के रूप में आप जानते हैं कि वो शासन में बैठे हुए हैं, आज भी हैं और सभी पार्टी में हैं, ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे प्रतिनिधि अंक चुनने के 3 अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है अरिथमेटिक मीन, दूसरा तरीका है मीडियन और तीसरा तरीका है मोड। आज तीसरे तरीके पे बात कर रहे हैं, किस प्रकार से दिए गए आंकड़ों में से हम प्रतिनिधि आंकड़े का चुनाव करते हैं, उसका प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत जो भी फिगर आ जाएगा वही प्रतिनिधि अंक कहलाएगा। अच्छा हो या बुरा हो ये बाद की बात है, हमारा काम केवल चुनने के तरीके का है। तो चुनने का तरीका आपको बताने जा रहे हैं। ओके, मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड। मैं उस समय की बात का ध्यान आता है जब मेरी पोस्टिंग इधर श्री गंगानगर की तरफ थी, तो वहाँ पर मोड को बड़ा बुरा मानते हैं लोग। मैं इधर का रहने वाला, मुझे पता नहीं मोड को ये लोग बहुत बुरा मानते हैं। वहाँ बेवकूफ़ को मोड कहा जाता है। तो मैं तो अपने यूँ पढ़ा रहा, तो एक कैंडिडेट खड़ा हुआ क्लास में कि साहब ये मोड तो साहब हमारे यहाँ तो बहुत बुरा होता है। मैंने भाई क्या बुरा होता है, हम तो पढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। तो साहब हमारे मूर्ख आदमी को मोड कहा जाता है। तो खैर अपनी अपनी जगह की वो भाषा हैं, तो एकदम जहन में ये बात आ गई कि इस तरह की बात भी होती है। तो आप लोग तो को बुरा नहीं मानते मोड वोड के नाम से? ओके, मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड, बहुलक की गणना तीनों सीरीज़ में अलग अलग तरीके से किया जाएगा। और जैसे हम अभी तक देख चुके हैं, अल्टीमेटली कंटिन्यूस सीरीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होगी। ओके, बहुलक अर्थात वह प्रतिनिधि अंक चुनने का तरीका जो
सीरीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? यदि व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें हम पहले, इंडिविजुअल सीरीज़, तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार रिपीट होता हो अथवा जो पद सीरीज़ में सबसे बड़ा हो वही पद मोड माना जाएगा। अर्थात इंडिविजुअल सीरीज़ में किसी भी प्रकार का कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, केवल ऑब्जर्वेशन से देख करके ही हम कह सकते हैं कि मोड अमुक आइटम है या नहीं। देखिए, एक छोटे से उदाहरण से इस बात को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मोड इसमें हो सकता है। जिसे ये आइटम्स दे रखे हैं 110, 190, 160, 165, 200, 190, 150, 200, 165 and 160। 110, 190, 160, 165, 200, 190, 150, फिर 200 है, 165 और 160। इस प्रकार से ये सीरीज़ दी गई है। स्पष्ट नज़र आता है व्यक्तिगत श्रेणी केवल पद हैं, पद की आवृत्ति नहीं है। अब इसमें मोड क्या होगा? अभी जैसे बताया, जो पद, दो बातें हैं। पहली बात, सबसे अधिक रिपीट होता हो। दूसरी बात, जो पद सबसे बड़ा हो। तो यदि हम पहली बात को देखते हैं तो 190 रिपीट हो रहा देखिएगा एक बार, फिर 190 रिपीट हुआ है 2 बार, फिर 200 भी एक अंक ये रहा, पहली बार रिपीट हुआ, और ये 200 है वो दूसरी बार रिपीट हो रहा। ये दो सबसे बड़े अंक हैं और दोनों 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं, और दोनों में से बड़ा कौन सा है? 200, इसलिए मोड 200 माना जाएगा। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना आपको, केवल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए देख करके ही हम मोड को ज्ञात करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन सर अगर 190 में 3 बार आता सर 190 अगर 3 बार आता, हाँ, 200 2 बार आता, तो फिर 200 बड़ा है, जो बड़ा हो फिर वो लिया जाएगा। अब इसकी भी बात करेंगे, थोड़ा ठहर कर बात करेंगे आपकी भी और डिटेल में। अभी तो आपका प्रश्न का उत्तर तो ये हुआ, पर डिटेल में बात थोड़ा देर बाद करेंगे, आएंगे उस पर भी। दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज़। ये इंडिविजुअल सीरीज़ थी, आइए डिस्क्रीट सीरीज़, जिसकी आवृत्ति सबसे बड़ी हो वो पद मोड होगा। देखिए, लिखिएगा एक और छोटा सा उदाहरण ताकि समझने में सुविधा रहे हमें। आइटम्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फ्रीक्वेंसी F 14, 21, 25, 43, 51, 40, 39 and 12। इन द डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी में जिस पद की आवृत्ति सबसे बड़ी हो वही पद मोड होगा। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति इस पद की है, इसके सामने वाला पद 4 इज़ मोड, ये मोड कहलाएगा।
जिस पद की आवृत्ति सबसे बड़ी होगी वही पद मोड होगा। आवृत्ति के सामने वाला पद, सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाले पद को मोड कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रीट सीरीज़ में भी आपके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही हम मोड का पता लगाते हैं। तो दो श्रेणी तो एक तरह से उनका वो डिस्कार्ड हो गई। अब आपके पास केवल एक ही सीरीज़ बचती है, कंटिन्यूस, जिसमें हमें कैलकुलेशन को देखना है। अवलोकन ये लिखा जाएगा, उत्तर यदि पूछते हैं तो उत्तर इस तरह से लिखा जाना चाहिए। अवलोकन के आधार पर सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाला पद बहुलक होगा। बस इतना उत्तर होगा और कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। जिसे अभी आपके साथी ने प्रश्न किया था उसका उत्तर संक्षेप में मैं यहाँ दिए चलता हूँ, डिटेल में बाद में और बात करेंगे उस पर, जब कंटिन्यूस सीरीज़ के एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तब। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिएगा कि मान लीजिएगा जैसे आपका प्रश्न था, सबसे बड़ी आवृत्ति 51 है और 51 दो बार आ गया। मान लीजिए यहाँ पर भी 51 आ गया। मान लीजिएगा ये 25 की जगह 51 लिखा हुआ होता तो 4 को मोड मानेंगे, 2 को मानेंगे? ये दिक्कत ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उसके लिए फिर तरीका होता है, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है आइडेंटिफिकेशन मेथड, एक होता है टोटल मेथड। उसके द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। जब कंटिन्यूस सीरीज आएगी तब बात करेंगे उस पर, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब मोड ज्ञात ही नहीं हो, उसको कहते हैं बहुलक अपरिभाषित होना। मोड इज़ इल डिफाइंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मोड। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिएगा ये पद दे रखे हैं, और फ्रीक्वेंसी दे दी 5 5 5 5 5 5 5। अब बताइए मोड क्या होगा? तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मोड को ज्ञात नहीं किया जा सकता। आएंगी ये बातें भी आएंगी, डिटेल में इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि जो अगला टॉपिक होगा डिस्पोजल के बाद स्क्यूनेस, वहाँ पर इस फॉर्मूला का उपयोग होगा। एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला होता तो जेड वहाँ पर आएगा वापस। जेड कहते हैं मोड को, सिंबल है उसका, तो वहाँ पर फिर कैलकुलेशन इसका होगा तो बात होगी। परंतु मैं अभी फ़िलहाल इतना संकेत दे रहा हूँ कि मोड की स्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं, ऐसी आ जाती हैं कि जब मोड ज्ञात करना संभव ही नहीं होता। ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर केवल एक नोट डाल कर लिखा जा सकता है कि इस प्रश्न में मोड की गणना करना संभव नहीं है, क्योंकि कारण जो भी उसमें प्रश्न में हो वो लिखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। वहाँ पर मोड ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियाँ आ जाती है और इस स्थितियों को कहा जाता है बहुलक अपरिभाषित है, मोड इज़ इल डिफाइंड। ओके, ध्यान रखिएगा। अभी पूछ सकता है 2 नंबर की थ्योरी में, क्या कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब मोड ज्ञात करना संभव नहीं हो या अपरिभाषित हो? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्टीमेटली नाउ वी कम टू द फॉर्मूला एंड दैट इज़ इन कंटिन्यूस सीरीज। अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना करना, इसमें केवल एक ही मेथड होता है, डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड नहीं है कोई, जैसे कि मीन में होता है, एक ही फॉर्मूला है, उसके आधार पे करना है। हाँ, आरोही और अवरोही क्रम में फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा थोड़ा, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में, और बात हो रही है हमारे अभी आरोही क्रम की। आरोही क्रम में किस प्रकार से प्रश्न को किया जा सकता है। आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न हो तो कहें, नहीं तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ले लें, कम पहला प्रश्न चलिए इससे ले लेते हैं।
फिर आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा। इनकम 100 to 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160, 160, 170, and last is 170, 180. F 4, 16, 36, 52, 64, 40, 32, 11, and n is given to you 255. सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी में मोड की गणना। पहले लिख लें फॉर्मूला। ये इसका सिंबल होता है Z इज इक्वल टू L। ये आरोही क्रम है, ध्यान रहे, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मूले में। L1 प्लस ये ट्राइंगल, इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई आई। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये कहलाता डेल्टा। एक्सप्लेनेशन। Z मीन्स कैलकुलेशन ऑफ मोड। L1 लोअर लिमिट, ये न्यून सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप की न्यून सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप। L2 अपर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप की उच्च सीमा I। L2 माइनस L1 ऑफ मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप के L2 और L1 का अंतर। डेल्टा 1 F1 माइनस F0, डेल्टा 2 F1 माइनस F2, F1 किसे कहेंगे ये भी लिखें। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, mg लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में मॉडल ग्रुप को। मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी F0 जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप से तुरंत पूर्व की आवृत्ति, हिंदी में मॉडल ग्रुप से तुरंत पूर्व की आवृत्ति को F0 कहेंगे। F2
जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप से तुरंत बाद वाली आवृत्ति, ये पूरा एक्सप्लेनेशन फॉर्मूले का होगा। डेल्टा 1 मतलब F1 माइनस F0, डेल्टा 2 मीनिंग F1 माइनस F2, F1 होता है मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, F0 होता है मॉडल ग्रुप से तुरंत पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब होता है मॉडल ग्रुप के तुरंत बाद वाली आवृत्ति। ये इनके मीनिंग होते हैं। ये पूरे फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन फिर याद दिला दे आपको, परीक्षा में फॉर्मूला पूरा लिखना, उसको एक्सप्लेन करना है क्या, समझ में आ गया? तो हो गया। आइए, सबसे पहले काम हमें करना है मॉडल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। और आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिसकी आवृत्ति सबसे बड़ी हो वह मॉडल ग्रुप होगा। अब जैसे यहाँ पर आवृत्ति 64 सबसे बड़ी है, तो ये पूरा ग्रुप मॉडल ग्रुप हो गया, ये मॉडल ग्रुप हो गया। जिसका L1 140, L2 150, 64 इसकी F1 होगी, 52 इससे तुरंत पहले की फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे, और इसके तुरंत बाद 40 को F2 कहेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया फॉर्मूले के अनुसार। एंड नाउ apply the information in the formula, and it is Z is equal to L1 140 plus डेल्टा 1, अलग से पहले लिखना है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या होगा। डेल्टा 1 बराबर F1 माइनस F0, अर्थात 64 माइनस 52 12, और डेल्टा 2 बराबर F1 माइनस F2, अर्थात 64 माइनस 40 एंड इट इज़ 24। ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई। चलें, आइएगा। डेल्टा 1 फॉर्मूले के अनुसार लिख रहे हैं 12 अपॉन 12 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू 24 इंटू आई आता है L2 माइनस L1, अर्थात 150 माइनस 140 बराबर 10 इंटू 10। दिस मच इज़ इक्वल टू 140 प्लस 12 को 10 से गुणा किया तो 120 हो गया, और 12 और 24 जोड़ेंगे तो 36 हो गया। तो 4 9 36 और 4 30, 3 3 9 और 3 10, तो 140 प्लस 3.33, चेक करें, 143.33 इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मोड। इस प्रश्न का उत्तर मोड के रूप में 143.33 होता है। हो गया। ले लो।
अब देखिए इसमें जो कठिनाइयाँ आ सकती मैं उसकी तरफ आपको बता रहा हूँ। जिससे यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा 1 इज़ F1 माइनस F0। मान लीजिए यदि ये वैल्यू माइनस में आ जाए तो दिक्कत में होगी ये, या यहाँ कठिनाइयाँ आएंगी जो बता रहा हूँ आपको अभी से, तो कठिनाइयाँ होंगी। दूसरी कठिनाई ये होगी कि मोड को आइडेंटिफाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अब जो प्रश्न आपके सामने आ रहा वो इसी स्थिति का है। ये है आपके बुक का उदाहरण नंबर 30। मेरी बुक में, इस बुक में पेज नंबर है 295। पेज नंबर 295 पर उदाहरण नंबर 30 पर चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बहुत कठिन नहीं होता मोड। हाँ, कभी कभी थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो जाती है। लिखिएगा प्रश्न पहले। सेंट्रल साइज टेन 20 30 40 50 60 and 70। F 7 12 17 29 31 5 and 2। ये के सामने प्रश्न हो गया। अब आप सवाल उतार रहे हैं तो ऐसा कीजिएगा कि ये थोड़ा समझाने में बड़ा जाएगा तो पूरा स्पेस या आगे भी काम आ सकता है, ज़रूरत होगी तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखिएगा, क्योंकि उसको समझाने में तो आपने उतारने में गलती की, समझ में दिक्कत आ जाएगी। तो ये पूरा पेज करीब जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी टेबल बनेगी आगे चल कर के, तो उसको काम में बिल्कुल मत लेना, या तो दूसरा पेज ले लीजिए आगे भी चल सकें तो आपको दिक्कत नहीं हो इस पर, ठीक है। आप अगले पेज पर लीजिएगा इस सवाल को इस तरीके से, ताकि घर पर जाके समझना चाहें तो आपको कठिनाई नहीं होगी। यहाँ दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जिससे आप भी परिचित हैं, वो क्या है, मिड वैल्यू दे रखे, सेंट्रल साइज दे रखे हैं, तो इसे हमें ओरिजिनल फॉर्म में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अनुसार L1 और L2 की ज़रूरत होगी। एक काम तो ये करना। दूसरा काम जो नया है आपके लिए, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है मॉडल ग्रुप की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल ग्रुप। जैसे अभी आपको बताया है कि मॉडल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाले पद को मॉडल ग्रुप मानते हैं। ओके, अब उस दृष्टि से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 31 है और वो मॉडल ग्रुप होना चाहिए। परंतु ध्यान रखिए कि मोड का कैलकुलेशन केवल एक फ्रीक्वेंसी तक सीमित नहीं होता है, उसमें 3 फ्रीक्वेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, F1, F0 और F2। बात समझ में आ रही? इसीलिए क्या किया जाता है कि यदि सबसे बड़ी आवृत्ति दी गई हो, उसके साथ साथ
उसके मामूली से अंतर से कोई दूसरी आवृत्ति हो, जैसे मामूली अंतर 29 है, उस पर दूसरी आवृत्ति दे रखी, हो सकता है कहीं मोड वो तो नहीं हो सकता है, पर उसका पहचान करने का तरीका बताते हैं भी। हो सकता है कि मोड ये भी हो 31 जगह 29 हो, क्योंकि 3 फ्रिक्वेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, एक का नहीं, एक का कोई रोल नहीं है। F1 का भी रोल है, F0 का भी रोल है, F2 का भी रोल है। तो यदि वो डोमिनेट कर गई उसको तो दिक्कत हो जाएगी। अब ज़रा एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिएगा कि हम इलेक्शन इतने आप लोग देख चुके हैं, इलेक्शन होते हैं पार्षद के भी, एमएलए की भी और एमपीज़ के भी। अब ये भी देख चुके हैं कि कई बार क्या होता है, जातिगत समीकरण के आधार पर, धर्म के समीकरण के आधार पर या किसी और आधार पर पार्टी किसी ऐसी कैंडिडेट को खड़ा कर देती है जो केवल नाम मात्र का होता है, जानता समझता कुछ नहीं है, परंतु पार्टी के नाम से वो जीत जाता है। जब समय था तो इंदिरा गांधी के नाम से लोग गधे को भी खड़ा कर दे तो जीत जाता था। वही समय था जब राजीव गांधी थे तो वो जीत जाता था। वही समय अब एक जब मोदी जी के नाम से किसी को भी खड़ा कर दो जीत जाएगा। अब वो योग्य है या नहीं है वो बात की बात है। नाकाबिल लोग भी पार्टी विशेष के नाम से या व्यक्ति विशेष के नाम से जीत कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेहरा जो सामने है वो तो नाम का है, पर उसके पीछे जो फोर्स काम करती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो पर्दे के पीछे काम कर रही है, सामने तो कोई और है, पर्दे के पीछे कोई और है, और सारी भूमिका उसकी चल रही है, वो निभा रही है वो सारी भूमिकाएं। तो वो जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको कई बार ये देखना पड़ता है कि पर्दे के सामने जो रोल प्ले कर रहा है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला आइटम, वो वास्तव में है या नहीं, उसके पीछे फोर्स कोई दूसरी भी काम कर रही है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है आपको? पहला तो ये स्थिति तब होगी, ध्यान रखना, क्योंकि अब ये कठिनाई वाली बात हो रही, कई बार मोड को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि यदि कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से अधिक बार रिपीट हो जाए, जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर अधिक बार रिपीट हो जाए तो, अथवा दूसरी बात यदि सबसे बड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के मामूली से अंतर से कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाए तब ये कठिनाई हो। तो फिर क्या करें? मोड को आइडेंटिफाई करने का तरीका देखिएगा बड़ा सावधानी से। 2 तरीके हैं इसके, आइडेंटिफिकेशन के 2 तरीके होंगे। पहला तरीका होगा टोटल मेथड, ध्यान रहे इसका नाम है, अलग लिखना, आगे की जगह को बिल्कुल खाली छोड़िएगा, टेबल बनेगी अभी लंबी चौड़ी, उसको समझने के लिए इसलिए आगे के स्पेस को बिल्कुल खाली रखिए, जो कुछ करें वो नीचे कीजिएगा। तो टोटल मेथड, योग रीति, पहला टोटल मेथड या योग रीति, इसमें क्या किया जाएगा कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है हम उसी को मोड मानकर चलते हैं। फ़िलहाल अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन के लिए हम प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं, ये मान कर चलते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ही मॉडल ग्रुप है। तो 31 हमारा F1 हो गया, देखो अभी F1 ये हो गया, ये F0 हो गया, आप मत करना कि टेबल काम आएगी पूरी है, ध्यान रहे, ये F2 हो गया। मेरे पास तो जगह में मिटा दूंगा, आप अपने अलग से कहीं नोट करके चलना। तो यदि F1 F0 2 ये है तो इनका का टोटल करके देखें। नंबर 1 एज्यूमिंग, ये मानते हुए 31 इज़ mg, 31 मॉडल ग्रुप है, देयरफॉर F1 प्लस F0 प्लस F2 तीनों को जोड़ें
31, 29, 5 टोटल बोलें 65, ये टोटल आ रहा है। फिर लिखें सेकंड, एज्यूमिंग दूसरा क्या 29 इज mg मॉडल ग्रुप है। यदि इसको मानते हैं तो ये हो जाएगा अब F1, 17 इसका हो जाएगा F0 और 31 इसका हो जाएगा F2, यदि इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा अगेन F1 प्लस F0 प्लस F2। F1 होगा इसका 29 प्लस F0 17 प्लस F2 31, टोटल करें इसका 9, 10, 17 का 1, 4, 5, 2, 7, 77। यदि F1 को 31 को हम मॉडल ग्रुप मानते हैं तो उसके F1, F0, F2 का टोटल करें, अर्थात उससे पहले वाली उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करें। और यदि 29 को मानते हैं तो 29 प्लस उससे पहले वाले और उस 29 के बाद वाले फ्रीक्वेंसी, इनका टोटल करें, होगा टोटल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करेक्ट तो तब होगा, अभी आइडेंटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जस्ट सी, हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा और आप पाएंगे कि जब हम 29 को एज्यूम करते हैं मॉडल ग्रुप तो उसका टोटल ज़्यादा होता है 77 और उसका होता है 65। इसका मतलब ये है कि वो दिखने को छोटा ज़रूर है परंतु उसके पीछे जो फोर्स है वो बहुत पावरफुल है। फोर्स जो काम कर रही है वो बहुत पावरफुल है। सामने कैंडिडेट तो बड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है आपको, परंतु जो उसके पीछे फोर्सेस काम कर रही हैं वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ख़ास तौर से हम इलेक्शन में इस तरह के उदाहरण देखते हुए आए हैं कि कैंडिडेट कभी कोई अनजान सा खड़ा कर दिया जाता हो जाता है, परंतु उसके पीछे पार्टी की फोर्स या वो धर्म की या जाति की जो भी कोई फोर्सेस हों वो बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर जाती है और जिसकी उम्मीद नहीं होती वो विनिंग कैंडिडेट बन जाता है। यही स्थिति यहाँ हो रही है। लग रहा है कि 29 इज स्मॉलर देन 31 and this cannot be a representative figure. The representative figure by prima facie is 31 लग रहा है परंतु नहीं है, स्थिति अलग है बिल्कुल। मॉडल ग्रुप उसको मानेंगे 29 को, इसको नहीं मान सकते। पहला तरीका जिससे ये कन्फर्म होता है, नाउ अब यहाँ पे नीचे लिखें हैंस total of F1 plus F0 plus F2 is equal to 77 is more than the total of 31 and therefore mg is कौन सा पद है ये भाई, ये 40 से 50 का 30 से 40 वाला पद होगा शायद, है ना 40 से 50 में ये बनेंगे तो क्या मुझे बनेगा। सेंट्रल साइज 10, 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35 से 45, 35 से 45 वाला पद है। ये इज़ वेयर फ्रीक्वेंसी इज़ 29। इसलिए
टू फ्रीक्वेंसी F1, F0 और F2 का टोटल 77 अधिक है, इसलिए 29 वाली फ्रीक्वेंसी मॉडल ग्रुप होगी। ये कंफर्म अब हुआ है। सर अगर ये 31 के ऊपर अगर लाइक 17 होता तो भी ऐसे करते। 31 के 29 की जगह 17 होता। 29 की जगह 17 होता, मान लीजिए ये होता 17, तो ये तो बहुत डिफरेंस हो गया सबसे बड़ी मेरे इसमें, तो क्लियर डिफरेंस हुआ तो नहीं करेगा। नहीं हो। मामूली से डिफरेंस है जो है वो, यदि दूसरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो तो प्रॉब्लम हो। ये 29 था। हो गया। अब दूसरा तरीका एक और, जिसको कहते हैं ग्रुपिंग मेथड, और आगे का हिस्सा पेज आपके काम आएगा। ग्रुपिंग मेथड समूह रीति। इस टोटल मेथड में हमने ये देखा है कि जो मॉडल ग्रुप है वो फ्रीक्वेंसी 29 वाला पद होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 29 है वो पद जो होगा मॉडल ग्रुप होगा। पर दूसरे मेथड से देखते हैं कि क्या होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल ग्रुप होगा। तो ग्रुप बनाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्रुपिंग मेथड कहा जाता है। सावधानी से चलना साथ साथ, और जैसे मैं चलता चलूँ उसे टेबल बनाते हुए चलना, ठीक है। तो इसके ऊपर तो लिख लें फर्स्ट ग्रुपिंग, आई मीन पहला ग्रुपिंग, और जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती जाएं उनको सर्कल कर दें। मान लीजिएगा ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये सर्कल की, ठीक है। सर्कल करते चलना, साथ साथ चलना, पीछे छूट के थोड़ी सा समझने में आपको असुविधा हो जाएगी। नज़र आ रहा है सबको? ओके। फर्स्ट ग्रुपिंग के बाद सेकंड ग्रुपिंग। सेकंड ग्रुपिंग में हम दो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हुए चलेंगे। जैसे 7 और 12 का टोटल किया 19, 17 29 का टोटल किया 46, चेक करते चलना भाई। 31 और 5 का टोटल किया 36, और 2 अकेला छूट गया, वो ग्रुपिंग में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए उसे, चिंता मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 46, इसको सर्कल कर दें। सेकेंड ग्रुपिंग कंप्लीट हुआ। थर्ड ग्रुपिंग, पहले पद को छोड़कर, फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके नेक्स्ट 2 का टोटल करें। जैसे 7 को छोड़ दिया, 12 और 17 का टोटल 29, 29 और 31 का टोटल 60, 5 और 2 का टोटल 7, और 60 हाईएस्ट है, उसको सर्कल किया। चलें आगे, आइएगा। फोर्थ ग्रुपिंग, 3 के टोटल किए जाएं, 3 का ग्रुप बना करके टोटल करें। जैसे 7, 12, 17 तीनों का टोटल करें, 36 आ रहा मेरे। फिर नेक्स्ट 3 का टोटल करें, 29, 31 और 5 का टोटल करें 65, और 2 अकेला छूट गया है, ग्रुपिंग में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए उसे। सबसे हाईएस्ट 65 को सर्कल कर दें। लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ ग्रुपिंग,
एक को पहले को छोड़ करके फिर 3 का टोटल करें। 7 को छोड़ा, 12, 17, 29, 58, 31, 5 और 2, 38 और हाईएस्ट यहाँ पर 58 को सर्कल कर दें। अब आगे की जगह भी खाली रखना और काम होगा, यहाँ तक कर लें पहले। हो गया 3 का टोटल, पहली को छोड़ करके लास्ट में। हो, आइए अब इसे के आगे कंटिन्यू करें और उसको कहेंगे टेली टेबल। और उसमें बना लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और टोटल, ये कॉलम इसमें होंगे। टेली टेबल में 5 कॉलम ग्रुपिंग के, 6ठा कॉलम टोटल का, छोटे छोटे। हाँ, इसी के साथ कंटिन्यू, तभी समझ में आएगा। नहीं दिक्कत है, समझ में आ जाए फिर भले अलग कर लें, आपको दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे कॉलम बनेंगे, केवल मार्क करना है, कुछ लिखना करना नहीं है उसमें। इसलिए मैंने उस समय आपको याद दिलाता था कि स्पेस सफिशिएंट छोड़िए। हो गए सबका। आइएगा अब इस टेबल में इनको हम मार्क करते चलते हैं कि किन फिगर के टोटल हाईएस्ट थे। देखिएगा, पहले ग्रुपिंग में 31 हाईएस्ट था, तो ये पहला ग्रुपिंग 31 के सामने केवल टिक कर दें या कोई भी मार्क कर दें। सेकंड ग्रुपिंग में 46 हाईएस्ट था, जो 17 और 29 को लेकर बना था, तो सेकंड ग्रुप में 17 के सामने टिक करें, 29 के सामने टिक करें। थर्ड ग्रुपिंग 60 हाईएस्ट था, जो 29 और 31 को लेकर बना था, तो 29 के सामने टिक करें, 31 के सामने टिक करें। फोर्थ ग्रुपिंग 65 हाईएस्ट था, जो 29, 31 और 5 को लेके बना था, तो 29, 31 और 5 के सामने टिक कर दें। फिफ्थ ग्रुपिंग 58 और वो था 12, 17, 19 को लेकर के, तो 12 के सामने टिक करें, 17 के सामने टिक करें और 29 के सामने टिक करें। अब सबसे अधिक टिक किस में मार्क हुआ है देखिएगा। 12 के सामने 1 बार, 17 के सामने 1 और 2 बार टिक हुआ है, 29 के सामने 1, 2, 3, 4 बार टिक हुआ है, 31 के सामने 3 बार टिक हुआ है और 5 के सामने 1 बार टिक हुआ है। सबसे ज़्यादा टिक किसके सामने हुआ है? 29 के सामने। एंड देयरफॉर हियर इट इज़ द मॉडल ग्रुप। और दोनों मेथड से ये कंफर्म होता है कि मॉडल ग्रुप 31 नहीं है, इट इज़ 29। और अब आपको सवाल आगे करना, उससे पहले कर ही नहीं सकते, आप बढ़ नहीं सकते जब तक कि मॉडल ग्रुप का एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो।
दोनों मेथड इस बात को बता रहे हैं कि मॉडल ग्रुप फ्रीक्वेंसी 31 नहीं होगी बल्कि फ्रीक्वेंसी 29 होगी और उसके सामने जो भी पद होगा वही मॉडल ग्रुप माना जाएगा। बात समझ में आ गई? अब नीचे नोट डाल के लिखें, दोनों ही विधियों से मॉडल ग्रुप की पहचान आवृत्ति 29 होती है। दोनों ही विधियों से मॉडल ग्रुप की पहचान आवृत्ति 29 से होती है। 29 is identified as model group on the basis of both these two methods। दोनों विधियों से मॉडल ग्रुप की पहचान आवृत्ति 29 से होती है। ठीक है। नाउ इट इज़ कन्फर्म्ड कि मॉडल ग्रुप हमारा वो होगा जिसकी आवृत्ति 29 होगी, 29। क्लियर होगी बात? अब आइए प्रश्न को हल करना शुरू यहाँ से करते हैं। ये काम आ गया, हटा दूँ उसको। ये देखिए, कभी कभी ऐसी परेशानी हो जाती है जब टाइम कंज्यूमिंग जॉब आपके सामने आ जाता है। अब इससे कोई बहुत वो इंटेलिजेंशिया की बात नहीं है, परंतु बेकार तो हो जाती, काम समय तो लग जाता आपको। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती मोड के साथ, अन्यथा नहीं होता। ओके, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया 29 मोड, परंतु पहले आइटम्स को रीअरेंज करें, रीअरेंज। और आपको मालूम है सबसे पहले CD ज्ञात करें, क्योंकि सेंट्रल साइज दे रखे हैं। CD का मतलब होता है सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, अर्थात 20 माइनस 10 बराबर 10। AD मालूम करें, CD डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 10/2 5 बराबर 5। L1 एवरी सेंट्रल साइज, प्रत्येक मध्य मूल्य -5। L2 एवरी सेंट्रल साइज +5। प्रत्येक L1 के लिए केंद्रीय मूल्य में से 5 को घटाएं और प्रत्येक सेंट्रल साइज में से साइज में AD +5 करें तो हमारे पद बन जाएंगे। जैसे 10 पहला सेंट्रल साइज है, उसमें से हमने AD 5 को घटाया तो 5 बना L1, और 10 में 5 जोड़ा तो बन गया 15। तो पहला पद बनेगा 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 55, 55 65 और 65 से 75। ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। 9 7 12 17 29 31 5 और 2। अब आपके सामने प्रश्न बन गया, ये कोई काम का नहीं रहा। हमने आइडेंटिफिकेशन से पता कर लिया कि मॉडल ग्रुप हमारा ये होगा जो फ्रीक्वेंसी 29 है, जिसका L1 35, L2 45, 29 F1, 17 F0 और उसके नीचे 31 को F2 कहेंगे। And now you know the formula. Z is equal to L1 plus delta 1 upon delta 1 plus delta 2
इंटू आई। डेल्टा 1 F1 माइनस F0 अर्थात 29 माइनस 17 12 बचा। डेल्टा 2 F1 माइनस F2 अर्थात 29 माइनस 31 बराबर 2। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो जो बात माइनस की आ रही थी, डेल्टा 1 और 2 का मतलब डिफरेंस, अर्थात माइनस प्लस नहीं होता है, केवल प्लस ही होगा। ध्यान रहे, ये केवल डिफरेंस है इन दो का। ये तो समझने के लिए हम F1 माइनस F2 लिख देते हैं, परंतु एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2, इन दोनों का अंतर है। तो अंतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। माइनस प्लस लगाइएगा मत, ओके, ध्यान रहे इसका। इसलिए फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं तो ZL1 35 प्लस डेल्टा 1 12 अपॉन 12 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 2 इंटू आई। 35 और 45 का अंतर 10, इट इज़ 35 plus 12 upon 14 into 10, and we can put it 35 plus 120 divided by 14। बोलिए 120 में 14 का भाग देंगे कितना आता है? Pardon? 8.57। ओके, इट इज़ 8.57। तो 35 प्लस 8 43.57, ये उत्तर हो। अंत में एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे मीडियन में बताया था कि यदि करेक्ट कैलकुलेशन है तो जो उसका ग्रुप है आइटम्स में, उसमें कहीं उत्तर होगा उसके बीच में। इसमें भी यही देखिएगा, यदि मोड का कैलकुलेशन सही किया होगा तो उत्तर इसके ग्रुप के बीच में आएगा। 35 से कम नहीं हो सकता, 0.001 भी कम नहीं होगा, और 45 से अधिक 0.001 भी नहीं होगा, इसी के बीच में होगा। और यदि आता है मान लीजिए, तो या तो आपका कैलकुलेशन चेक करने वो गलत है, या क्वेश्चन इटसेल्फ गलत है, क्योंकि मोड के बार अपरिभाषित होता है, ज्ञात नहीं हो सकता, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। ध्यान रखना, ये थोड़ी सी कठिनाई मोड में ज़रूर है कि कभी आपको बहुत बड़ी उलझन में डाल देता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप उत्तर देख रहे हैं, उत्तर उस ग्रुप में नहीं मिल रहा, तो चेक करें आपका कैलकुलेशन तो ठीक है या नहीं, और यदि वो ठीक है, आप श्योर हैं इस बात से, तो इसका मतलब क्वेश्चन में बेसिकली कोई गलती हो रही है, या मोड जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता हो। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब मोड को ज्ञात करना संभव नहीं होता, कई बार होगा ऐसा। अब जैसे इसी प्रश्न में यदि ये फ्रीक्वेंसी 31 सबसे पहले लिखी होती या सबसे अंत में लिखी होती तो मोड ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 फ्रीक्वेंसी चाहिए, F1 तो F0 ही नहीं, कहाँ होगा? यदि लास्ट में आ गया F1 तो F2 नहीं आएगा, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। ध्यान रखना प्लीज़, यदि सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ गई तो मोड ज्ञात नहीं हो सकता, या सबसे अंत में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ गई तो भी मोड ज्ञात नहीं हो सकता। नीचे आएगी तो F2 नहीं होगा, F2 नहीं होगा तो F0 नहीं होगा, और जब वो होगा नहीं तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं हो सकता, एंड देन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कैलकुलेट मोड इन दैट केस। कैसे ज्ञात करेंगे? नोट डालना पड़ेगा। हाँ, यस, यू विल हैव टू पुट द नोट, यू हैव टू क्लेरिफाई योर पोजिशन व्हाई इट इज़ सो, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए मोड का वैसे सरल है पर कभी बड़ी उलझन भी पैदा कर देता है, ध्यान रहे।
Okay, I think it is sufficient for the day on this subject, and after 2-3 minutes we will be meeting for the next subject, that is cost accounting. So